सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इसमें 50+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम में हुबहू आ सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जरूर आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में एकदम अंत तक बने रहना और खुद से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना हमारे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। आपको पता है नंबर दो तरह के होते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता होगी ना कि लिस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है 4, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 2। तो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का हमको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले अगर हम एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 निकालते हैं तो आपको पता है एलसीएम 2 और 4 का तो होगा 4, लेकिन आप इसको निकालोगे कैसे? 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट पावर होगा वो एलसीएम होता है। तो 2 का पावर 1 हाईएस्ट नहीं है, 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, तो इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। और अगर एचसीएफ का बात करते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 4, तो वो क्या होता है? एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो पावर क्या आना चाहिए? लिस्ट वाला। तो देखिए यहाँ क्या है 2 का पावर 1 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 1 क्या होगा? एचसीएफ। तो इसका रेशियो पूछा था, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2, ठीक है। 2 रेशियो आपसे पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:1, ठीक है। रेशियो पूछा था ना, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 2:1। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवीज टेक 12 मिनट। देखिए क्या है, एक बोला है एक सर्कुलर फील्ड है। कैसा फील्ड है? सर्कुलर फील्ड है। इसमें 2 लोग चलना स्टार्ट किए, जैसे मान लो हम पॉइंट ए मानते हैं, वहां से 2 लोग चलना स्टार्ट किए। प्रिया जो है वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है। कितने मिनट में? 18 मिनट में। और दूसरा कौन है? रवीश है, वो कितने मिनट में कर रहा है? 12 मिनट में। रवीश को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। इसका मतलब प्रिया को ज्यादा टाइम लग रहा है 18 मिनट और रवीश को 12 मिनट लग रहा है। अब बोला क्या है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उन लोग दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? बात समझ में आया? तो स्टार्टिंग पॉइंट से कब मिलेंगे? एक को लग रहा है 12 मिनट, दूसरे को लग रहा है 18 मिनट, 18 मिनट प्रिया को लग रहा है, ठीक है, और 12 मिनट रवीश को लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको एक ऐसा नंबर बताना है या ऐसा टाइम या बताना है मिनट में, जैसे 12 मिनट है और 18 मिनट है, तो उन लोग दोबारा कब मिलेंगे? देखो यहां ज्यादा टाइम लग रहा है प्रिया को, तो उन लोग 18 मिनट के बाद ही ना मिलेंगे। और 18 मिनट में क्या होगा? रवीश जो है एक राउंड लगा लेगा 12 मिनट में, और 6 मिनट के बाद और आधा राउंड वो लगा लेगा, तो मिलेंगे उस टाइम तो नहीं, 18 मिनट में नहीं मिलेंगे। तो 18 मिनट से बड़ा हम कैसा टाइम ले जहां पे दोनों मिल जाए? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? दोनों जो टाइम दिया हुआ है उसका क्या लेना होगा? एलसीएम। तो दोनों कहां मिलेंगे? अगर हम एलसीएम निकालें 12 और 18 का, तो उस टाइम पे दोनों जाके मिलेंगे। तो अगर आप 12 और 18 का एलसीएम निकालने चाहते हो तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करें तो ये लिखेंगे 2 6 2 3, तो हम 12 बराबर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे? 2 9 3 3 और 3 1, तो 18 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में पता है हम क्या लेते हैं, जैसे 2 और 3 है यहाँ पे, और यहाँ भी 2 और 3 है, तो बड़ा पावर देखते हैं। तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो एलसीएम आएगा 2 का पावर 2। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो एलसीएम आएगा 3 का पावर 2। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 स्क्वायर यानी कि 4 और 3 स्क्वायर यानी कि 9 यानी 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट्स। बात समझ में आया? आपको सॉल्यूशन में पूरा लिखना है कि जो आपका जो सर्कुलर प्रिया को टाइम लग रहा है वो 18 मिनट लग रहा है फॉर 1 रिवॉल्यूशन, रवीश को लग रहा है 12 मिनट्स फॉर 1 रिवॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एलसीएम ऑफ 12 एंड 13, तो हो जाएगा 36 मिनट। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू x³ और b इज इक्वल टू xy²। x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ ab। देखो 2 नंबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है x³ और b बराबर दिया हुआ है xy³। आपको दोनों का क्या बताना है? एचसीएफ। क्या बताना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको पता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है?
अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखें, मतलब कि अगर a का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको x क्यूब वाई स्क्वायर दिया हुआ है और b का प्राइम फैक्टराइजेशन एक्स वाई क्यूब दिया हुआ है, तो आपको जब एचसीएफ निकालना होगा तो हमको एकक प्राइम नंबर का लोवेस्ट पावर देखना होगा। जैसे यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो स्मॉल पावर कौन सा है, 3 या 1? 1 है। तो इसका मतलब अगर हम एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ ए बी, तो वो क्या आ जाएगा, x का पावर 3 x का पावर 1, तो क्या आएगा x का पावर 1 इंटू y का पावर 2 है, y का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। एचसीएफ में हम छोटा पावर लेते हैं ना कि बड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अगर इसी में मैं एक्स्ट्रा पूछ दूं कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम हाईएस्ट बड़ा पावर लेते हैं, तो देखो यहाँ x का पावर 3 है, वहां 1 है, तो x का पावर 3 इंटू वाई का पावर 3, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जो होगा वो एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। लेकिन हमको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना होगा कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन में है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड ए एंड बी आर रियल नंबर। देखो ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल से हमको जीरो बताना है, तो पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो हम कब बताते हैं, जीरो हम एक्स के उस वैल्यू को कहते हैं जहां पे पी एक्स जीरो हो जाता है। एक्स का हमको वैल्यू निकालना है जहां पे पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो तभी हमारा जीरो निकलेगा। तो पी एक्स बराबर आप क्या कर दोगे, जीरो, तो इंप्लाइज ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, जीरो, तो एक्स बराबर ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी बाय ए, तो यही क्या होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो। बात समझ में आया, तो ये होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ जीरो पॉलि एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट बच्चों। ठीक है, हम जो थे इस क्वेश्चन में थे, इस क्वेश्चन में थे ना, तो इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व कर दिया था। पी एक्स बराबर क्या किया था हमने, जीरो के बराबर, तो ए एक्स प्लस बी किसके बराबर आ गया था, जीरो, तो यहां से ए एक्स बराबर आया था माइनस बी, तो एक्स बराबर क्या आया था, माइनस बी बाय ए, तो ये था इस क्वेश्चन में जीरो जो पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, each is the graph of y equal to px where px is polynomial for each graph, find number of zeros of px। देखो यहां पे हमको बताना है, 6 ग्राफ दे रखे हैं, आपको क्या बताना है, जीरोस क्या होंगे एकक फंक्शन के, या फिर पॉलिनोमियल जो दे रखा है एक पॉलिनोमियल के क्या आपको जीरोस मिलेंगे, कितने जीरोस मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो देखो हम नंबर ऑफ जीरोस बताते हैं कैसे, जब px जहां पे हमारा x का उस वैल्यू पे जीरो हो जाए, x का जिस वैल्यू पे px जीरो हो जाए, हम x बराबर दैट वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। तो x का कौन सा वैल्यू हम लेंगे जहां पे y जीरो हो जाए, तो इसका मतलब y जब जीरो का हम बात करते हैं तो वो ग्राफ कहां कट करता है, x एक्सिस में, तो x एक्सिस में जहां पे आपका ग्राफ कट कर रहा है वही कहलाएगा जीरो, ठीक है, x का वही वैल्यू जीरो कहलाएगा। तो यहां देखो यहाँ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे बस 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4। बात समझ में आया, तो नंबर ऑफ जीरोज फर्स्ट के लिए कितने होंगे, 1, सेकंड के लिए कितने होंगे, 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 1, फिफ्थ के लिए भी 1 और सिक्स के लिए 1 2 3 4। तो ये क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोज। बात समझ में आया, जहां x एक्सिस को कट कर रहा है वही जीरोस देगा, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो px का वैल्यू जीरो x एक्सिस पे ही होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखो एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, pu बराबर दिया है 4u स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। आप में इसका जीरोस निकालना है और वेरीफाई करना है उसके कोफिशिएंट से। तो आपको एक रूल पता होगा, अगर आप इसमें जीरो निकालोगे तो हम इसमें फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4u और यहाँ पे बचेगा u प्लस 8, सॉरी u प्लस 2। अब अगर जीरोस निकालना है तो pu बराबर हम क्या करेंगे, जीरो, तो इसका मतलब 4u इंटू यू प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से दो चीजें आएंगी, पहला 4u बराबर जीरो और दूसरा u प्लस 2 बराबर जीरो। तो अगर 4u बराबर जीरो सॉल्व करोगे तो u इक्वल टू जीरो आएगा और यहाँ u इक्वल टू -2 आएगा। तो आपको दो जीरोस मिलेंगे यहाँ पे, पहला जीरो क्या मिला, u इक्वल टू जीरो और दूसरा u इक्वल टू -2। अब इसका कोफिशिएंट से हम कैसे रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो आपको पता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका अगर आपको जीरोस वेरीफाई करना है तो अगर जीरोस को हम अल्फा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है क्या होता है, सी बाय ए। तो
तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरो, एक जीरो को आप अल्फा मान लो और बीटा मान लो -2 को। और यहां पे अगर आप चेक करो माइनस बी बाई ए क्या है, अगर आप यहां पे निकालो माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी बाई ए क्या होगा, अगर आप यहां देखो तो लिखा है 4u² प्लस 8u प्लस 0, तो हम a बराबर कह सकते हैं 4 लिखा है, b बराबर जो लिखा है 8 लिखा है और c बराबर 0 लिखा है, तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा -8/4 यानी कि -2 और c बाई ए क्या होगा 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अब आप चेक करो, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है 0 -2, तो ये क्या आ गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए का, बराबर माइनस बी बाई ए है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -2 यानी कि 0, जो कि होगा सी बाई ए के बराबर। बात समझ में आया, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के बराबर। बात समझ में आया, तो ये हो गया प्रूफ, वेरीफाई हो गया। ठीक है, बात समझ गए, ऐसे जीरोस निकलता है और ऐसे क्या हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं कोफिशिएंट से। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, t² -15 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं, ये आपका पॉलिनोमियल दिया है pt। ठीक है, तो अब इसमें करने के लिए आप क्या करोगे, pt को 0 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, t² -15 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम लिख सकते हैं t² -√15 का स्क्वायर बराबर 0, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये बन गया a² -b², तो आपको पता है ना फॉर्मूला, a² -b² होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है, तो बराबर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब t -√15 बराबर 0 और t +√15 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो t बराबर आएगा √15 और दूसरा t बराबर क्या आएगा -√15। बात समझ में आया, तो अल्फा ये हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा का वैल्यू आपको पता चल गया, एक है √15 दूसरा है -√15। अब वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से, तो क्या लिखा हुआ है t² -15, तो a बराबर है 1, b बराबर 0, क्योंकि यहाँ कोई t का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो b बराबर 0 और c बराबर है -15। तो अब वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना आएगा, √15 -√15 0, और b का वैल्यू कितना है 0, तो 0 बाय यानी 0 आ जाएगा। सेम आप अल्फा इंटू बीटा अगर करो, अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू -√15 कितना हो जाएगा -15, √15 इंटू -√15 कितना हो जाएगा -15, तो c बाय यहाँ पे कितना होगा, c बाय होगा -15 और b बाय कितना होगा 0। बात समझ में आया, तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -15। ठीक है, तो वेरीफाई ये भी हो गया, आप खुद से इसको करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको सम दे रखा है जीरोस का और दूसरा क्या दे रखा है प्रोडक्ट। तो आपको पता है ना क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको लिखने के लिए हम क्या कहते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा जो होता है फॉर्मूला होता है। अगर इसी को हम लिखना चाहें k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तरीका होता है। अब यहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा था 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा था √5। ठीक है, तो आप यहां सॉल्व कर लो, k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0 यानी -0x प्लस √5। ठीक है, तो ये क्या जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस √5। ठीक है, अब k का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 कुछ भी ले लोगे तो वो एक पॉलिनोमियल बना देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो k का कोई भी वैल्यू यहाँ चल सकता है। ठीक है, अब k = 1 रख दोगे तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल आएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस √5, उसका भी यही होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यह लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको पता है अगर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको पता है सम क्या होता है, सम या फिर हम यहाँ लिखे डायरेक्टली, अगर इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय ए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप a निकालो तो a होगा 1, b होगा -4√3 और c होगा 3। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो माइनस बी बाय ए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -4√3 बाय 1 यानी कि 4√3 आ गया आपका सम, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c बाय ए यानी 3 बाय 1 तो यानी कि 3। तो आपसे पूछा किसका वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का, तो ये किसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा है आपका 4√3 माइनस 3,
तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही आंसर हुआ। हमसे पूछा था किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल दिया कोफिशिएंट से और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया हमने कोफिशिएंट के रिलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, तो अब देखो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब इसमें किससे सॉल्व करना है हमको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है ना क्या हम करते हैं, पहला अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू 14, तो हम इसमें एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने वैल्यू लाया वो किसी और इक्वेशन में डाल देंगे जो दूसरा इक्वेशन था। तो आप ये किस में कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। किस में हम रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो देखो इक्वेशन 2 में जब आप x रखोगे तो ये बनेगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, तो 14 माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो अब अगर 2y को उधर ले जाओ तो 14 माइनस 4 यानी 10 बराबर 2y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। y बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो इक्वेशन बना था फ्रॉम 3 हम इक्वेशन 3 में क्या कर सकते हैं, x निकाल सकते हैं। x होगा 14 माइनस y यानी कि 5 यानी कि 9, तो x कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। तो आपको मिल गया x और y का वैल्यूज, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। बात समझ में आया, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टेट वेदर। अच्छा देखो आपको यहाँ लीनियर इक्वेशन दिया है x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि पहले इसमें कौन सा सिस्टम जो है, सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो सिस्टम में अगर आपको चेक करना होगा तो सबसे पहले ये इस फॉर्म में है। अगर पहला इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आप में इसमें क्या वैल्यू चेंज करना है, रेशियो चेक करना है। a1 बाई a2 बराबर पहले देखो क्या है, तो a1 बाई a2 यहाँ क्या आएगा, 1 बाई 2। b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 जो है 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और लास्ट c1 बाई c2 क्या है, ये है माइनस 8 बाय माइनस 16, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। बात समझ में आया। तो यहाँ से तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 बाई 2। तीनों का वैल्यू कितना है, 1 बाई 2 है। तो इसका मतलब यहाँ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर क्या है, c1 बाई c2। तो तीनों ये रेशियो यहाँ पे क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस होंगे वो क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस, तो उसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट भी रहेंगे। कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना होता तो इसमें हमारा कोई मेथड नहीं लगेगा जो आपको 10th में पढ़ना है। 10th में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड से करते हैं, तो वहाँ मेनली यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें सॉल्व करना है तो यहाँ हम क्या करते हैं, x प्लस 2y बराबर 8 है ना, तो हम कुछ x को k मान लेते हैं अपने से। तो 2y k प्लस 2y बराबर क्या आ जाता है, 8। तो y बराबर आ जाता है 8 माइनस k बाई 2। तो x और y का ये दोनों वैल्यू है और दोनों इक्वेशन से यही सेम ही निकलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है इसका, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए इसका वैल्यू जो होता है वो मल्टीपल होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो यहाँ दो इक्वेशन दिया है, kx प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 3x प्लस ky माइनस 3 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इस सिस्टम में नो सॉल्यूशन होंगे। तो नो सॉल्यूशन का केस होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो आपको क्या करना है, पहले a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को बराबर करना है। तो a1 बाई a2 है k बाई 3 और b1 बाई b2 है 1 बाई k। तो इसका मतलब k स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3। तो k बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 3। तो k का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, इसके अलावा k का तो वैल्यू हमारा निकल गया, बट इस जो बराबर नहीं, इसको भी हम एक बार चेक करके देखेंगे। तो 1 बाय k बराबर नहीं होना चाहिए माइनस 1 बाय माइनस 3 के। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय k बराबर नहीं होना चाहिए 1 बाय 3 के। इसका मतलब k बराबर नहीं होना चाहिए 3। ठीक है, तो k बराबर प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है, तो k 3 के बराबर तो नहीं है, ये बात तो सही हो गया।
और एक बात और, ये दोनों को हमने चेक किया, इन दोनों को भी तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो a1/2 क्या है, k/3, ये भी बराबर नहीं होना चाहिए 1/3 के, ठीक है, -1/-3, तो यहाँ k बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, तो ये भी बात होगा, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, ये, क्योंकि हमसे k का वैल्यूज पूछा था ना, तो k का वैल्यू क्या होंगे, ±√3। आप इसको चेक कर सकते हो, नो ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बात ध्यान रखना कि k क्या आएगा, ±√3। अगर यहाँ पे k कुछ √3 के बराबर नहीं देता तो हम उस √3 को हटा देते हैं, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग वैल्यूज है और ये अलग आया है, तो इसका मतलब k बराबर क्या होगा, ±√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। देखो इस क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन दिए हैं, तो ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। x + y = 6 और x - y = 2। तो देखो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम पहले ग्राफ एक ऐसे खींच लेते हैं। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे, क्या लिखा है, x + y = 6। तो अगर इसमें आप वैल्यूज रखो x और y का, तो x एक बार 0 रखो, y 6 मिलेगा, y 0 रखो, x 6 मिलेगा। आप रख के देख सकते हो, x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y = 6 आया, y का वैल्यू हमने 0 रखा तो x = 6 आया। बात समझ में आया। तो पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, 0 6 और 6 0 फर्स्ट लाइन के लिए। तो फर्स्ट लाइन के लिए हम क्या वैल्यू लिखेंगे, देखो इधर हमारा होगा 0,6 और इधर होगा हमारा 6,0। तभी ना हम इस लाइन में चलेंगे तो x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 0, इस लाइन में चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट 6 और x कोऑर्डिनेट 0। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा क्या होगा, पहला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन होगा, इसका इक्वेशन क्या है, x + y = 6। दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है, x - y = 2, x - y बराबर क्या है, 2। तो अब यहाँ पे आप x y का वैल्यू रखो, x अगर हम 0 रखें तो y कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा -2, और दूसरा y 0 रखे तो x कितना आएगा, 2, y 0 रखोगे तो x 2 आएगा। तो हम इस पॉइंट्स को भी बनाते हैं, x कितना रखेंगे 0 तो y मिलेगा -2, तो 0 -2 नीचे में होगा, 0 -2 नीचे में रहा ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 2 0, तो 2 0 कहीं यहाँ होगा, 2 0 यहाँ होगा। अब इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे, इन दोनों लाइन को मिला दोगे, ठीक है, तो ये दोनों लाइन हमारा मिला, तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन देगा, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, इसी को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। अब यहाँ एक्चुअली में अगर मैं मार्क कर दूं 1 2 3 4 और इधर मार्क करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहां जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा इसके पास, सॉल्यूशन कहां मिलेगा, हमारा जो यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा वो 2,4 मिलेगा, ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन 4,2, ठीक है, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, यही हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये फिगर थोड़ा हमने रफली बनाया था, बट आप अगर अच्छे से इस फिगर को बनाओगे तो आपका पॉइंट लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे आपका 4 आएगा x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 आएगा, तो वही होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वही इसका सॉल्यूशन होगा, यही क्या होगा, सॉल्यूशन। बात समझ में आया, x = 4 y = 2, आप चाहे तो वेरीफाई करके देख सकते हो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड x एक्सिस। देखो ये भी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो अगर आप यहां ग्राफिकली सॉल्व करो तो ये हमने ग्राफ बना लिया। अब क्या बोला है, x + y = 4 दिया हुआ है, तो x + y = 4 में आप क्या करोगे, x y का वैल्यू रखोगे, x आप अगर 0 रखो तो y 4 मिलेगा, y 0 रखोगे तो x 4 मिलेगा, तो आपका क्या ऐसा बनेगा, पहला पॉइंट होगा 4,0 और दूसरा होगा 0,4, इन दोनों को मिला दोगे, अगर मिला दोगे तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, किससे, कौन कौन से एक्सिस से, x एक्सिस से और y एक्सिस से। तो आपको किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था, x + y = 4, तो देखो x + y = 4 का पूछा था और x = 0, तो आपको पता है ना, ये अगर लाइन हमारा क्या हो गया, x + y = 4 हो गया, और दूसरा लाइन है x = 0, तो y एक्सिस को हम x = 0 कहते हैं। ये कौन सा लाइन है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y = 0, y एक्सिस को हम कहते हैं x = 0। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ गया, 0,4, तो ये दोनों का सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 0, मतलब x = 0 y = 4, ये सॉल्यूशन होगा इन दोनों का। बात समझ में आया। लेकिन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकालना है,
तो और एक्स एक्सिस से था, तो इसका और इसका सॉल्यूशन तो हम बता दिए, और एक्स एक्सिस ये है, तो यही ना एरिया बनेगा ट्रायंगल का। तो इसका एरिया क्या होगा, तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये 4 होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा, और आपको पता है यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप नाम दे दो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी बराबर क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ओ ए और हाइट कितना है ओ बी है, तो हाफ इंटू 4 यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट्स, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आया जो बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये आप क्वेश्चन खुद से कर लेना, होमवर्क है। हाँ ये देखो अब वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा चलते हैं। क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन, आफ्टर 10 years द फादर एज विल बी ट्वाइस द सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो ये भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ही बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो क्या दिया हुआ पहले, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। हम सन का एज क्या मान लिए एक्स, तो फादर से एज क्या हो जाएगा, फादर नहीं सन का एज तो आपने एक्स मान लिया, और यहां साथ ही साथ क्या मान लो आप, फादर का एज, फादर से एज क्या मान लो बी वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यहां पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, फादर इज 3 times, फादर का जो एज है वाई जो है वो 3 times सन का है, तो y बराबर 3x, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आफ्टर 10 ईयर, अगर आप आफ्टर 10 ईयर का बात करो, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद जो फादर एज है वो ट्वाइस हो जाता है सन्स के एज का, तो आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स का एज जो होगा, फादर्स का एज वो क्या हो जाएगा, फादर एज था y, तो ये हो जाएगा y + 10, और सन्स का एज क्या हो जाएगा, सन्स का एज था x, तो यानी x + 10, 10 साल बाद का ये कहानी है। तो अगेन इसके अकॉर्डिंगली क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 साल बाद के रिस्पेक्ट में, कि जो 10 साल बाद फादर का एज होगा, फादर का एज यानी y + 10 जो होगा वो 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम किसका, सन का एज का, तो x + 10। बात समझ में आया। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड है, तो अगर फर्स्ट को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, y बराबर 3x ले रहे हैं, तो 3x + 10 बराबर बन जाएगा 2x + 20। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो 3x - 2x यानी कि x बराबर 20 - 10 यानी 10, तो x कितना आ गया 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो प्रेजेंट एज जो सन होगा उसका कितना होगा 10, तो सन का एज कितना है, सन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। उसी तरह फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, y बराबर 3x था ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर 3x यानी 3 × 10 यानी कि 30 ईयर्स। बात समझ में आया। तो प्रेजेंट एज क्या आएगा, सन और फादर का 10 and 30 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर किसका होगा, सन का, और 30 ईयर किसका होगा, फादर का। बात समझ में आया। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, देयर प्रेजेंट एज, पहले फादर का दिया है फिर सन का, तो फादर का 30 हो जाएगा, सन का कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आया। तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, रूट्स का नेचर बताना है। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + x - 1 = 0। तो आपको पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा रहा ax² + bx + c = 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ठीक है, तो इसी का अब हम केस देखते हैं। इसका 3 केस होता है, d > 0, d = 0 और d <0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस में हम लिखते हैं नो रियल रूट्स। बात समझ में आया। अब आपको यहाँ d चेक करना है, तो d चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करो, a और b c बता दो। a बराबर यहाँ 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर -1 है। तो d जो होगा वो होगा b² - 4ac। तो b² का मतलब 1² - 4 × 2 × -1। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 - 4 × 2 × -1 यानी +8, तो यह आ जाएगा 9। तो d बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी d जो है यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट। बात समझ आया फर्स्ट केस का। सेकंड केस है x² - 4x + 4 = 0।
तो इसके लिए आप a बराबर लिखो 1, b बराबर लिखो -4 और c बराबर लिखो 4। अब इसमें आपको चेक करना है, तो इसमें अगर d निकालोगे तो d क्या आएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16 - 16 यानी 0, तो d इक्वल टू 0, तो इसका हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बात समझे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल सेकंड केस के लिए। और थर्ड केस के लिए आप खुद चेक कर लेना, ठीक है, इसको आप खुद चेक कर लेना डी निकाल के। बात समझ में आया? फर्स्ट केस का रूट्स होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड का होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, थर्ड केस आप खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290। देखो क्या बोला है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का बात करें तो एक अगर हम x ले रहे हैं तो दूसरा हमें क्या लेना होगा, x+1। तो ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। नहीं x+1 नहीं होगा दूसरा, अगर आप यहाँ ध्यान दो, आपको पता है ना ऑड नंबर कैसे आता है, 1 3 5 7 ऐसे आता है। तो दूसरा ऑड नंबर जो मिलता है पहले में से 2 ऐड करने पे मिलता है। तो अगर पहला आपका ऑड इंटीजर x है तो दूसरा जो ऑड इंटीजर होगा, ये फर्स्ट ऑड इंटीजर x है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, x+2। बात समझ में आया? तो उस ठीक है, ये 2 ऑड इंटीजर होगा, उसके स्क्वायर्स का सम 290 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 290। ठीक है, तो यहां हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। यहां आ जाएगा 2x² प्लस 4x, 290 को इधर ले आओगे तो कितना बचेगा, -286 बराबर 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, आप चाहे फैक्टराइजेशन लगाओ चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ सीक्वेंस। देखो एक सीक्वेंस दिया है 3 6 9 12, एपी का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे आपका एक सीक्वेंस दिया है, तो पहले बताओ कि ये एपी है कि नहीं। अगर आप यहाँ T2 - T1 देखो तो वो 3 के बराबर आएगा, T3 - T2 भी 3 के बराबर होगा, 6 - 3 3 के बराबर, 9 - 6 3 के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये किस में होगा, एपी में होगा। आप आगे भी चेक कर सकते हो, 12 - 9 भी 3 है तो एपी में होगा। तो सीक्वेंस तो एपी में है, तो इसका Tn जो है nth टर्म दे रखा है 1 1 11, लेट Tn बराबर 1 1 11। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात फर्स्ट टर्म जो आप मानोगे वो क्या मानोगे, फर्स्ट टर्म बराबर a, और कॉमन डिफरेंस बराबर क्या मानोगे, d। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू d बराबर 1 1 1। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3 जो कि 3 के बराबर है, और d भी 3 के बराबर है। 3 प्लस n - 1 इंटू 3 बराबर कितना, 1 1 1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो n - 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 1 1 1 में 3 से घट गया, तो 111 में 3 घटा दोगे तो 108 बचेगा। तो n - 1 बराबर आएगा 108/3। तो ये कट के क्या आएगा, ये कट के क्या आएगा, 3 बार में गया 9 1 36। तो n - 1 बराबर हो गया 36, तो n बराबर कितना हो गया 37। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने होंगे, 37। बात समझे, तो 37 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी में। समझ में आ गया, Tn के फॉर्मूले से करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 50 टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म फाइंड द एपी। देखो इस क्वेश्चन में भी करना होगा, तो लेट फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे हम, a, और कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे, d। तो आपसे बोला है 8th टर्म ऑफ एपी इज 31, 8th टर्म जो है 31 है, यानी T8 जो है वो 31 दे रखा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं T8 बराबर होता है a प्लस 7d बराबर 31 दे रखा है। ये इक्वेशन 1 हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या बोला है, एंड 15 टर्म इज 60 मोर देन, 15 टर्म जो है वो 60 ज्यादा है 11 टर्म से, यानी T50 बराबर T11 प्लस 60 होगा। तो T15 का फॉर्मूला होता है a प्लस 14d, और T11 का होता है a प्लस 10d प्लस 60। तो यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, ये ना बोला है 15th टर्म यानी a प्लस 14d इज 60 मोर देन, ये 60 ज्यादा है 11 टर्म से, तो यहाँ a। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, तो 14d माइनस 10d 4d बराबर हो जाएगा 60। तो d बराबर हो जाएगा 15, d बराबर कितना आ गया 15। तो अगर d 15 आ गया तो फ्रॉम 1 फर्स्ट में अगर आप 15 रख दो तो a प्लस 7 इंटू 15 बराबर 31। तो a बराबर कितना हो जाएगा 31 माइनस 105, यही ना। तो यहां अगर आप घटा के देखो तो कितना बचेगा, 105 में अगर आप 30 घटा दोगे तो 75 और माइनस 76 आ जाएगा, नहीं
-74 आ जाएगा ना, ठीक है, -74 आ जाएगा, ठीक है, -74 क्या हो जाएगा आपका a, तो a का वैल्यू मिल गया, d का 15 मिल गया, तो आपका AP क्या होगा, AP जो होगा वो बनेगा a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसा ही AP आपका बनेगा, ऐसा ही AP का सीक्वेंस बनेगा। तो आप वैल्यूज रख लेना a और d का, ठीक है, ये भी खुद से कर लेना आगे, ठीक है। ये आपका AP होगा, a कितना हो गया, a अगर -74 है तो अगला -74 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा -59, अगला वैसे ही बनेगा, ठीक है, आप कर लेना वैल्यू रख के। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल, वैसे हम देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी AP से ही बनेगा, बट कैसे आप देखो, आपको पता है ना 2 डिजिट का नंबर बोला है, 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है, 11 से शुरू होता है, सॉरी 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है, 10 से 99 तक जाता है आपका कौन सा नंबर, 2 डिजिट का नंबर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और एंड कहाँ पे होगा 99, बट आपको डिविजिबिलिटी 7 का देखना है, तो 7 से डिविजिबल पहला नंबर 2 डिजिट का होता है 14, फिर 21 होता है, फिर 28 होता है, यही ना, उससे पहले तो नहीं होता है 2 डिजिट का। तो ये हो गया 2 से डिविजिबल वाला, और जाता कहाँ लास्ट है 99 से पहले, आपको अगर आपको पता हो तो 99 7 से डिविजिबल है, नहीं है, 99 7 से नहीं ना है, 99 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 99 बाय अगर आप 7 करो, 7 एक बार में, ठीक है, और एक बार में 7 हुआ, 2 वहाँ पे कैरी, तो 29 4, लेकिन रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा, तो इसका मतलब हमारा जो 7 से डिविजिबल आखिरी नंबर होगा वो 98 होगा, ना कि 99। बात समझ में आया। तो ये एक आपको कौन सा बन गया, AP बन गया, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो 14 होगा, इसी को हम A कहेंगे, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 7 होगा, जिसको हम D कहेंगे। तो इसमें कितना टोटल नंबर है यही आपसे पूछा है, तो TN बराबर यहाँ कितना है 98, तो A प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना है 98, A का वैल्यू है 14 प्लस n-1, n निकालना है, D का वैल्यू कितना होगा 7 बराबर 98। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना, वही आंसर आएगा, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा, तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर D पैरेलल BC AD इक्वल टू x DB इक्वल टू x - 2। अच्छा, फिगर तो दिया नहीं है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन मेनली आपका थेल्स थ्योरम से बनेगा। एक फिगर में क्या बोला है, D पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया होगा ABC, जिसमें क्या है D जो है वो पैरेलल है BC के, D क्या है BC का पैरेलल है, तो आपसे वैल्यू पूछा है, क्या दिया हुआ है AD बराबर x, AD का लेंथ दिया हुआ है x, DB का लेंथ दिया हुआ है x - 2, AE का लेंथ दिया हुआ है x+2, और EC का लेंथ दिया हुआ है x-1, ये सब आपको लेंथ दिया हुआ है। बात समझ में आया, ये सब लेंथ आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। तो आपको पता है फ्रॉम थेल्स थ्योरम और BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दोनों से आपको पता है क्या होता है, AD बाय DB बराबर AE बाय EC होता है व्हेन D पैरेलल टू BC। जब D पैरेलल टू BC दिया है तो ये बराबर ये रिलेशन होता है, तो AD का वैल्यू कितना दिया है x, DB का वैल्यू कितना दिया है x-2 बराबर AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है x+2, और EC का वैल्यू कितना दिया हुआ है x-1, तो ये रिलेशन होगा। अब ये एक बन गया यहाँ, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो x का वैल्यू, ठीक है, x इंटू x-1 किसके बराबर होगा, x+2 इंटू x-2 के बराबर। अगर यहाँ आप सॉल्व करो तो यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस x, और उधर आएगा x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी x स्क्वायर माइनस 4, x+2 इंटू x-2 था, यानी a प्लस बी इंटू a-b क्या होता है, a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू a-b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस x बराबर -4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आंसर, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम थेल्स थ्योरम या BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। नेक्स्ट है इन फिगर D पैरेलल AQ, DE जो है वो AQ का पैरेलल है, और दूसरा DF पैरेलल AR। देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप इन ट्रायंगल में देखोगे, ये जो ग्रीन से हमने मार्क किया, इसमें D जो है वो AQ के पैरेलल है, ठीक है, D पैरेलल AQ है, और दूसरा आपको इस साइड भी वैसा ही सेम दिया हुआ है, ये और ये पैरेलल है। बात समझ में आया। तो आपको ये पता है ना, थेल्स थ्योरम तो मालूम है ना, थेल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं इसका रेशियो बाय इसका रेशियो बराबर इसका बाय इसका, और इस ट्रायंगल के लिए इसका बाय इसका बराबर इसका बाय इसका, तो ये जो बीच वाला है वो दोनों में कॉमन आएगा, तो इसका मतलब ये बाय ये बराबर ये बाय ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला EF है वो भी BQR के पैरेलल हो जाएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं।
सबसे पहले प्रूफ अगर डायरेक्ट हम लिखें, आप पहले लिख लेना गिवन और टू प्रूफ वगैरह, लेकिन हम सीधा प्रूफ से चलते हैं। प्रूफ में आप सबसे पहले लोगे इन ट्रायंगल क्या है, पी ए क्यू, पी ए क्यू है। पी ए क्यू में क्या दिया हुआ है, डी पैरेलल टू ए क्यू, डी पैरेलल टू ए क्यू। तो फ्रॉम बीपीटी क्या आएगा, थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, पी ई बाय क्यू ई बराबर पी डी बाय ए डी। ठीक है, ये आया थेल्स थ्योरम से इक्वेशन 1। सेम इन ट्रायंगल जैसा आपने पी ए क्यू में किया वैसा आपने पी ए आर में भी करना है आपको, पी ए आर में। तो पी ए आर में क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए आर है, तो इसका मतलब फ्रॉम बीपीटी क्या आएगा यहाँ पे, सेम पी डी बाय ए डी बराबर पी एफ बाय आर एफ, ये आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से आपको देखो ये पी डी बाय ए डी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, पी डी बाय ए डी इसमें भी है, पी डी बाय ए डी इसमें भी है, तो इसका मतलब पी बाय क्यू ई बराबर आ जाएगा पी एफ बाय आर एफ, ये होगा बराबर। तो ये दोनों अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो गया, तो इसका मतलब हमारा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आएगा। तो फ्रॉम इनवर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर। बात समझ में आया, ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल। तो ये निकलेगा हमारा दोनों थेल्स थ्योरम से भी और कन्वर्स से भी। ठीक है, कन्वर्स यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आया, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल। डी एक साइड बीसी पे एक पॉइंट है जहां पे एंगल एडीसी, ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर है। तो अगर आप यहां दो ट्रायंगल देखो, पहला ट्रायंगल ये वाला एडीसी और दूसरा ये पूरा वाला ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में देखोगे तो ये एंगल ये इसके बराबर है और एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। प्रूफ ही सीधा हम कर रहे हैं, प्रूफ। ठीक है, आप गिवन लिख सकते हो सब, इन द गिवन फिगर या टू प्रूफ सब लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल BAC बराबर BAC 213 बराबर क्या है एंगल हमारा, DAC नहीं, BAC बराबर ADC है ना। अच्छा, BAC बराबर ADC है, तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल ADC अगर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा ऑर्डर भी उसी हिसाब से लेना होगा। पहला अगर BAC आप ट्रायंगल ले रहे हो तो दूसरा ADC एंगल बराबर करना है, तो आपको यहाँ ट्रायंगल भी क्या लेना होगा, BAC। ठीक है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, BAC। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल BAC बराबर एंगल ADC। बात समझ में आ गया, ये कहाँ से आया, गिवन से। दूसरा एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल C को हम फर्स्ट ट्रायंगल के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, BCA। क्या लिख सकते हैं, BCA। तो इसको हम लिखेंगे एंगल BCA बराबर, इसको क्या लिखेंगे, एंगल BCD यानी ACD। ये दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, कॉमन एंगल है दोनों, कॉमन यानी एंगल C है, कॉमन एंगल C है। सो ट्रायंगल BAC सिमिलर टू, कन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ADC का। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो CPST से क्या मिलता है, आपको पता होना चाहिए। CPST से क्या मिलता है, साइड्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो साइड्स का रेशियो हम बराबर कैसे करेंगे, BA बाय AD बराबर AC बाय DC बराबर BC बाय AC, ये बराबर हम कर देंगे। तो आपको प्रूफ क्या करना था, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो आप ये जो आया हमारा पूरा CPST से आया, तो आप बस इन दोनों टर्म को देखो, ये तीनों बराबर होगा, तो बस आप इधर वाला देखो ये दोनों, तो यहां से क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, यही ना मिलेगा। तो अब इसको अरेंज करके लिखो, तो CA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CB इंटू CD। ठीक है, बस हम अरेंज किए, तो हेंस प्रूव्ड। बात समझ आया, तो ऐसे प्रूफ करेंगे, समझे। तो इसमें कौन सा यूज हुआ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये जो सिमिलर हुआ ये कौन सा क्राइटेरिया से हुआ, एंगल क्राइटेरिया बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। बात समझ में आया, और वो आया CPST से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5। देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन है, बोला है दो पॉइंट है, a है x-1 और b है 3, 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स दिया है दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो आपको बताना है x का वैल्यू। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ab इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब देखो x2 क्या है, x2 है 3, y2 है 2, तो 3 और माइनस x का स्क्वायर, x1 y1 है x माइनस 1 प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, ये होगा ab। तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ लिखो तो यहाँ क्या होगा 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 9, ऐसा ही होगा। ये किसके बराबर दिया है, 5 के बराबर, 5 के बराबर दे रखा है। अगर आप यहाँ सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर बराबर हम रूट उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, ये होगा। बात समझ में आया। तो इसको सॉल्व अगर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 18 में से 5 गया यानी कि 18 है, इधर 5 जा 25, तो 25 को आप उधर ले जाओगे तो 18 में से 25 जाएगा तो बचेगा -7 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फैक्टराइज कर सकते हो, -7 और +1 में इसको तोड़ सकते हो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 7 अगेन कॉमन आएगा, देखो अगेन कॉमन आएगा ना, क्योंकि ये क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कॉमन ले लिए x माइनस 7। यहाँ क्या बच जाएगा अंदर, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ दो वैल्यूज आएंगे, x माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 7 और दूसरा x बराबर -1, ठीक है, दो वैल्यूज आएंगे। तो x का यहाँ दो वैल्यूज हो गया, x बराबर 7 एंड x बराबर -1, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। एंड मत लिखो और लिख दो, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि दो पॉइंट से डिस्टेंस सेम तो हो सकता है, कोई वैसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो कि ए और बी दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ए का मतलब है 2 - 5 और बी का मतलब है -2, 9, और पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका एब्सीसा जो होता है वो तो एक्स होता है, वो तो कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू रखेगा, लेकिन जो ऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम x, 0 करते हैं, मतलब y वैल्यू 0 हो जाता है क्योंकि x एक्सिस में है। और आपको पता है, मान लेते हैं इसको p को, तो आंसर में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ pa बराबर pb, pa मतलब इक्विडिस्टेंट है, दोनों का दूरी जो है वो बराबर है, तो pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर हो जाएगा। हम स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, तो अब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर बराबर x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ 9 का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, x माइनस 2 का स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप खुद सॉल्व कर लेना, बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी 81, ठीक है। आप इसको चाहो खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसी में डिस्टेंस फॉर्मूला रख के खुद से अपने से फिर से पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। देखो क्या बोल रहा है, ये सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन है, बोल रहा है लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट है ए है 6,3 और बी पॉइंट है जिसका है -4,5, और बोल क्या रहा है कि कोऑर्डिनेट्स बताना है, जैसे P है वो बांट रहा है 3:2 में इंटरनली, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो अगर ऐसा बंटता है कभी तो हम सीधा सेक्शन फॉर्मूला से रिजल्ट क्या जानते हैं, आपको पता होगा ना, P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर P का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या निकल के आता है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, सेम my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं हमारे। तो m का वैल्यू है 3:2 हो रहा है ना, तो 3 है m और n कितना है 2 और m प्लस n 3 + 2, वैसे ही 3 + 2 कितना हो जाएगा, इधर इधर भी हो जाएगा। अब x2 का वैल्यू कितना है, -4 है, x1 का वैल्यू कितना है 6 है, और इधर m यानी कि 3, y2 का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n यानी कि 2, y1 का वैल्यू कितना है 3 है, इंटू 3
बात समझ में आया? तो ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट होंगे P पॉइंट के। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 यानी -12 + 12 यानी 0 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y 3 5 जा 15 + 6 21/5। तो 0 और 21/5 क्या होंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बात समझ में आया? तो जो पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछा था वो क्या होगा, 0 21/5। कोऑर्डिनेट्स का मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चीज, एब्सिसा कोऑर्डिनेट दोनों चीज। तो 0, 21/5 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P to P is the midpoint of line segment joining this and this, find the value of P। देखो A दिया हुआ है आपको 6 - 5 और B दिया हुआ है -2 11। आपको P का कोऑर्डिनेट बताना है, जिसमें बोल रखा है कि P जो है मिड पॉइंट है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जब मिड पॉइंट में बढ़ता है तो M और N का रेशियो जो हम लेते हैं M/N वो 1:1 हो जाता है। तो 1:1 जब हो जाता है तो इसका मतलब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं P का, क्या लिखते हैं, x1 + x2/2 और दूसरा y1 + y2/2। ये डायरेक्टली लिखते हैं, m और n को क्या कर देते हैं 1। तो आपको ये पता है ना, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो इसका मतलब 2p को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2p को लिख सकते हैं 6 - 2/2 और दूसरा -5 + 11/2। तो इसका मतलब 2 बराबर हो जाएगा 6 - 2 कितना होता है 4/2। तो 2 बराबर 2, इस दोनों को कंपेयर करके आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर अगर हम करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करो तो P बराबर क्या आ जाएगा, -5 + 11 कितना होता है 6/2 यानी कि 3। तो P बराबर क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आया? P का वैल्यू पूछा था ना, तो ये y कोऑर्डिनेट पूछा था मेनली। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 + 11 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो P का वैल्यू क्या होगा 3। बात समझे? तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B + cos A sin B। देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एक, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ACB, ठीक है, C पे राइट एंगल है। tan A बराबर दिया है 1/√3। tan A बराबर कितना दिया है 1/√3। तो अगर tan A बराबर 1/√3 है तो आपको पता है ना, tan A 1/√3 है तो इसको हम कंपेयर करते हैं P/B से। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि P = क्या हो जाएगा, P अब किसके, A के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि BC क्या हो जाएगा, A ऊपर हमने लिया ना, तो BC यानी कि उसका परपेंडिकुलर A एंगल का, तो ये कितना हो जाएगा K। उसी तरह B यानी बेस AC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 के। बात समझ में आया? K और √3 के। तो आपको पूछा था sin A cos B + cos A sin B। तो अगर आप sin A निकालो, तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से आपका सबसे पहले AB जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो पाइथागोरस रूल से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AC² + BC², ये हो जाएगा। तो AC है आपका √3k यानी √3k का स्क्वायर यानी 3k²। BC है आपका k यानी कि k², तो ये आ जाएगा 4k² यानी कि 2k हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। AB कितना आया 2k। तो sin A क्या होगा, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC/AB। BC का वैल्यू है k/AB का वैल्यू है 2k, तो k से कटा यानी 1/2 sin A आया। उसी तरह sin cos B क्या होगा, cos B होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एक cos B, अच्छा ठीक है, चलो पहले cos A निकाल लेते हैं, cos A, B का बाद में निकालते हैं। cos A क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में cos का बेस यानी AC/AB। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा √3k अपॉन AB का वैल्यू हो जाएगा 2k, तो ये हो जाएगा √3/2। तो sin A cos A निकल गया। अब आपको निकालना है sin B cos B। तो sin B अगर हम बात करेंगे तो एंगल B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा AC और हाइपोटेनस होगा AB। तो AC क्या है, AC था √3k/2k, तो ये आ जाएगा √3/2। उसी तरह cos B क्या आ जाएगा, cos B आ जाएगा cos B, B के रिस्पेक्ट में बेस क्या है BC है, तो BC/AB। बात समझ में आया? तो BC का वैल्यू था k था ना, तो k/2k, तो ये आ जाएगा 1/2। बात समझे? अब इसमें आपको सारा वैल्यूज रख देना है। तो इसमें अगर आप सारा वैल्यू रखेंगे तो sin A का वैल्यू क्या है, sin A का वैल्यू हमने निकाला है 1/2, तो 1/2 इंटू cos B का वैल्यू क्या है, cos B का वैल्यू है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू क्या है √3/2, sin B का वैल्यू क्या है √3/2। तो ये क्या आएगा सॉल्व करके 1/4 + 3/4 यानी कि 4/4, तो 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1।
ठीक है, आप स्टेप को अच्छे से कर लेना, ठीक है, बस हम स्टेप यहाँ पे हटाए हैं, बाकी आप बस वैल्यू रखना, आपका निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको वैल्यूज याद होना चाहिए, आपको टेबल पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 60 जो होता है वो कितना होता है, अगर आप यहाँ बोलो साइन 60 होता है √3/2, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करना है, माइनस कॉट 30 होता है कितना √3, कॉट 30 जो होता है वो साइन 30/cos 30 होता है, या फिर 1/tan 30 भी होता है, ठीक है। तो ये कॉट 30 कितना हो गया √3 प्लस 15 cos 90 होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3√3/2 बाय 1/2 माइनस √3। तो यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो √3 माइनस √3 यानी कि 0 इसका आंसर होगा, ठीक है। सारा वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर सॉल्व करना है तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसमें यूज करो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझे, तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो बराबर होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रूफ करना था उसका LHS लो, LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, यही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, और कॉस का पावर 4 थीटा, अच्छा इसको रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा ही अभी रहने दो, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अगला जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर ऐसे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो बराबर RHS। यही तो प्रूफ करना था हमको, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। बात समझ में आया, इजी था ना, जो आपका गिवन था उसी के बेसिस पे प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। अच्छा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो अब आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का निकालना है। तो देखो एक आपको पता है आइडेंटिटी, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं तो वो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनता है ना। तो बस आप यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा LHS में, और इधर √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा RHS में। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और RHS में बन जाएगा 3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हमने पहले अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब इस सॉल्व कर दो, तो यहाँ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो 1 इसका आंसर कितना होगा 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा 1, ठीक है। बात समझ में आया, अपने से भी सॉल्व आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से क्या बोला है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अगर एक हम बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे कि आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग टावर जैसा भी बने, हम बिल्डिंग के टॉप से बात कर रहे हैं। 60 मीटर हाइट है जिसका, 60 मीटर क्या है, हाइट है, बिल्डिंग का हाइट कितना है 60 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, अच्छा 60 मीटर बिल्डिंग है, तो आपका टॉप ऑफ टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन और वो मिल रहा है। तो चलो एक और बगल में फिगर बनाते हैं, जैसे ये टावर है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बन रहा है, टॉप टावर के और नीचे में। अच्छा तो अगर आप टॉप ऑफ टावर बोलो तो टॉप ऑफ टावर कहने का मतलब है यहाँ से, और बॉटम ऑफ टावर कहने का मतलब है यहाँ से, ठीक है, बॉटम ऑफ टावर यही कहलाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है। तो टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और जो बॉटम ऑफ टावर से बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, यही होगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आया। तो फाइनल जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, ऐसा है ना इधर,
तो फाइनल जो फिगर हम बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। ये फिगर आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया गया है 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ ये भी 30 होगा। बात समझ में आया? तो ये 30 होगा। अब आपसे पूछा क्या था, ये पूरा था 60 मीटर और कुछ तो गिवन नहीं था। अब देखो, हाँ आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर। तो अगर हाइट ऑफ द टावर आप h मानते हो, ठीक है, h मान लेते हैं। तो अगर आप बड़े ट्रायंगल में देखो ABC में, तो ABC में अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर है 60 मीटर, बेस है BC। तो हम सीधा बात कर सकते हैं tan 60 का, tan 60 डिग्री किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC। ABC में tan 60 बराबर क्या होगा? tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है। तो tan 60 का फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC बराबर √3। तो AB का लेंथ दिया है 60, BC का लेंथ आपको निकालना है बराबर √3। तो BC बराबर आ जाएगा 60/√3 मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया? BC का। BC का वैल्यू कितना आ गया? 60/√3 मीटर। बात समझ में आ गया? 60/√3। अब किस ट्रायंगल में देखो? ऊपर वाले में। हम यहाँ मान लेते हैं DBCDE। अब इन ट्रायंगल ADE, जब इन ट्रायंगल ADE का हम ट्रायंगल का बात करें ऊपर वाले का, तो अगेन अगर देखो अब यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान देना, ये तो आ गया 60/√3, 60/√3 आ गया ना। अब यहाँ पे आपको ये लेंथ मिल जाएगा, ये वाला लेंथ। अगर इस लेंथ को आप इस पूरे लेंथ में घटा दोगे तो हाइट ऑफ टावर आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 में ये लेंथ निकालेंगे AD। तो AD निकालने के लिए आप क्या ले लेते हो? tan 30। tan 30 बराबर कितना होता है? ये होता है 1/√3। tan 30 अब इस फिगर से क्या होगा? AD/D कितना आ जाएगा? 1/√3। तो AD का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो AD बराबर D कितना है? 60√3 है। तो हम बोल सकते हैं 60/√3 है इंटू 1/√3, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? AD बराबर 60/√3 इंटू √3 यानी 3 यानी 20। AD कितना आ गया? 20 मीटर। तो इसका लेंथ कितना आ गया? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आ गया? 20 मीटर। AD कितना आ गया? 20 मीटर। तो अब आप इस AD को पूरे 60 में माइनस कर दो, तो जो ये लेंथ होगा वही हाइट ऑफ टावर होगा। तो h बराबर हम क्या करेंगे? 60 - 20 मीटर, यानी कि h कितना आएगा? 40 मीटर। बात समझे? तो h का वैल्यू कितना होगा? 40 मीटर। बात समझ में आ गया? तो ऐसे सॉल्व करना है, अलग अलग ट्रायंगल बनाना है और उसमें एंगल्स लगाने हैं। हाँ, and observed from the top of 75-meter lighthouse, the angle of depression of two ships are 30 and 45 in one ship exactly behind the other on the same side of a lighthouse. Find the distance between the two ships. देखो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो है वो समुद्र के किनारे होता है, उसके दोनों साइड क्या है? शिप है, एक इधर शिप है, एक इधर शिप है, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर बोला है ना, मतलब दोनों एक ही साइड में होंगे क्योंकि एक के पीछे एक आ जाएगा। एक ये शिप है, दूसरा ये शिप है, ठीक है। तो एक में एंगल डिप्रेशन बन रहा है और दूसरे में बन रहा है, ठीक है। और ये समुंदर का लेबल है, ठीक है, समुंदरी। ये लाइट हाउस है और टॉप से बोल रहा है ना, हाँ टॉप से बोल रहा है। तो देखो अगर आप टॉप से देखो तो पहला शिप ये, दूसरा शिप ये, ठीक है, दोनों सेम ही शिप होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो एक से 30 डिग्री बनेगा, दूसरे से कितना? 45। तो 30 डिग्री दूर वाले से यहाँ बन जाएगा और 45 सामने वाले से। और हाइट कितना है? 75 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अच्छा, इन दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो सेम ही उसी तरह से ही क्वेश्चन है। यहाँ 30 डिग्री है तो आपका ये भी एंगल 30 डिग्री बनेगा। कैसे? एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो फाइनल जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना। ये लाइट हाउस है आपका, ये समुंदर है, ये एक, दूसरा ये, ठीक है। बात समझे? यहाँ एंगल जो बन जाएगा वो 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियल से, और ये कितना हो जाएगा? 45। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये 75 मीटर है। बात समझे? आपसे ये दूरी पूछा था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। तो आप सबसे पहले अगर ABCD, ठीक है, तो आप सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC देखो। तो ABC ट्रायंगल में क्या होगा? tan 45 बराबर आप क्या लिखोगे? tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा? AB/BC बराबर 1।
तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी। तो ए बी का तो 75 वैल्यू है, तो बी सी का भी कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 75 मीटर। तो ये कितना लेंथ आ गया, 75 मीटर। ठीक है, अब ए बी डी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, tan 30। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो tan 30 जब आप लोगे तो tan 30 में ए बी अपॉन बी डी लोगे, तो ए बी अपॉन बी डी बराबर 1/√3। ए बी का लेंथ कितना है 75, बी डी का लेंथ आपको निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं 75 प्लस सी डी बराबर 1/√3। ठीक है, क्योंकि सी डी ही तो हमको निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा 75√3 बराबर 75 प्लस सी डी। तो यहाँ जाएगा 75√3 माइनस 75 बराबर सी डी। तो सी डी तो पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो दोनों के बीच में कितना लेंथ होगा, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 1 बराबर सी डी। यही होगा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ठीक है, तो ये निकल गया। बात समझ में आया, तो ऐसे निकलेगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही था बट थोड़ा सा अलग हो गया था, वहाँ टावर का था, यहाँ पे शिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सेंटर सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। देखो आपसे बीसी का लेंथ पूछा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको पता है प्रॉपर्टी, सर्कल चैप्टर का प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, बराबर। तो अगर आप यहाँ पे देखो फ्रॉम ए, अगर आप ए पॉइंट से देखो तो क्या टेंजेंट होगा, ए आर बराबर ए क्यू होगा, जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। फ्रॉम बी बी पॉइंट से देखोगे तो क्या होगा, फ्रॉम बी पॉइंट से बी आर बराबर बीपी, बी आर बराबर बीपी, जो कि किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्रॉम सी सीपी बराबर सी क्यू होगा। ठीक है, अब ये कितना होगा वो हम देखते हैं। तो देखो ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, जैसे हमने बराबर कहा, ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा 11 है, सिंस ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर है, तो सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस ए क्यू। तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए क्यू। तो ए सी 11 है माइनस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सी क्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आपको पता है सी पी बराबर सी क्यू है, तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बी पी प्लस सी पी, बी पी प्लस सी पी। तो बी पी प्लस सी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बात समझे, तो ये आंसर होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप थ्योरम से निकालते हो, जो थ्योरम हम सर्कल में पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर लेना खुद से, ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही बनेगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होता है, आपका पेरीमीटर पूछा है। अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अच्छा, बोल रहा है कि एक सर्कल क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड को टच कर रहा है। तो ये आपका सर्कल है और इस सर्कल का चारों साइड को टच क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड को। ठीक है, तो ये है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी। अच्छा, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ये ले लिए। अब हमसे प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ये प्रूफ करना है। तो अगर आप सीधा हम प्रूफ लिखते हैं, आप बाकी गिवन वगैरह लिख लेना, टू प्रूफ वगैरह। अगर आप ए पॉइंट से देखो तो ए पॉइंट से आपको पता है ना, ए पी और ए एस बराबर है। तो ए पी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए एस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, फ्रॉम ए। दूसरा फ्रॉम बी अगर देखोगे आप तो क्या क्या बराबर है, बी से बीपी और बीक्यू बराबर है। तो बीपी बराबर क्या है, बीक्यू है। बात समझ में आया, फ्रॉम बी। उसी तरह सी से देखोगे, सी से क्या बराबर है, सी आर और सी क्यू बराबर है। तो सी आर बराबर सी क्यू फ्रॉम सी। डी से क्या बराबर है, फ्रॉम डी। अगर आप देखो फ्रॉम डी क्या बराबर है, डी आर बराबर डी एस। डी आर बराबर क्या है, डी एस है, फ्रॉम डी। अब चारों इक्वेशन को आप जोड़ दो, एडिंग 4 इक्वेशन आप लिख लेना, एडिंग 1 2 3 एंड 4। चारों इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो AP प्लस बीपी प्लस CR प्लस DR बराबर क्या आ जाएगा, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ये आ जाएगा।
तो अब अगर आप यहाँ सबको जोड़ो तो AP प्लस BP आ जाएगा AB के बराबर, CR प्लस DR आ जाएगा CD के बराबर, AS प्लस DS आ जाएगा AD के बराबर, ये D है, और BQ प्लस CQ आ जाएगा BC के बराबर। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, AB प्लस CD बराबर BC प्लस D है। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बात समझे? तो ऐसे प्रूफ हुआ था। ठीक है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। आप देख लेना, हम अच्छे से लिख सकते हैं AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया। ये बात समझे? तो ऐसे प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। आपको पता है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर जो हो वो कॉमन हो, सेम हो। तो उसका एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 3 है। ठीक है, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, पहले का रेडियस कितना है 3, दूसरे का रेडियस कितना है 5। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर। आपको उस लार्जर सर्कल के कोड का लेंथ निकालना है जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। तो इसका मतलब स्मॉलर सर्कल का वो क्या होगा? टेंजेंट होगा। तो इसका हमको लेंथ निकालना है। तो देखो, अगर आप इस सेंटर से बात करो तो अगर यहाँ एक हम 90 डिग्री बनाएंगे तो वही तो रेडियस हो जाएगा। किसका रेडियस? आपको ये बात पता है ना 90 डिग्री हम यहाँ क्यों बना रहे हैं? उसका रीजन ये है कि आपको ये बात पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम यहाँ रेडियस और इस कोड को मिलाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस होगा वो बड़े सर्कल का कोड जो होगा वो टेंजेंट होगा। तो इसका मतलब वो 90 डिग्री बनाएगा। और ये जो होगा हाइपोटेनस, ये बड़े सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो इसका लेंथ है 3 और इसका लेंथ है 5। तो आपसे लेंथ ऑफ कोड पूछा था, तो अगर हम इसको लेंथ को निकाले तो ये कोड का हाफ निकलेगा। बात समझ में आया? अगर हम यहाँ O माने, A माने, B, ठीक है, और ये P, तो BP बराबर क्या आएगा? पैथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? अगर आप करो तो BP बराबर आ जाएगा अंडर रूट OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो OB का लेंथ है 5 स्क्वायर माइनस OP का लेंथ है 3 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16 यानी कि 4। BP बराबर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो BP का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। और आपको पता है सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर कोड पे जाता है तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना कि OP बाइसेक्ट्स AB। तो इसका मतलब BP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोड का लेंथ यानी AB बराबर कितना हो जाएगा? BP प्लस AP यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। बात समझे? तो 8 सेंटीमीटर किसका लेंथ हो गया? कोड का लेंथ। यही तो आपसे पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड विच टचेज द लार्जर कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया बात? तो ऐसे करते हैं। A wire is looped in the form of circle of radius इतना, it square determine the length of side of square। देखो क्या बोला है कि एक वायर लूप था, वो सर्कल के फॉर्म में था जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर था। उसको हम फिर से बेंड करके क्या बना दिए? स्क्वायर बना दिए। तो स्क्वायर के साइड का हमको लेंथ पूछा है। तो एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं? एक सर्कल का वायर ले रहे हैं, उससे हम फिर स्क्वायर बना रहे हैं, तो लेंथ तो सेम रहेगा ना दोनों का। और लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या करेंगे? हम सेम करेंगे। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? बराबर 2 पाई r। r क्या है? रेडियस है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28। तो यह जाएगा कटा, कितना आ जाएगा ये? 88 और 2 176 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? सर्कमफेरेंस आएगा। इसी को हम क्या करेंगे? लेट a बराबर साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा 4a बराबर कितना आ जाएगा? 176। क्योंकि हम क्या किए थे? स्क्वायर बनाए थे सर्कल का ही यूज करके, सर्कल जिससे जो वायर से सर्कल बना था। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो यही तो पूछा था, साइड ऑफ स्क्वायर पूछा था ना, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? 4a जो होता है वो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, इसलिए दोनों का पेरीमीटर बराबर था। तो स्क्वायर का आपको एक साइड मिल गया, कितना? 44 सेंटीमीटर। Next question, the minute hand of a clock is 10 centimeter long. Find the area of phase of the clock described as minute hand between 9 AM and 9:35 AM। देखो क्या बोल रहा है आपको, जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है आपका। सर्कल में क्या मिलता है? क्लॉक में कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। अगर आपको पता है 9 बजता है तो आपका मिनट हैंड जो है वो किस पे रहता है? 12 पे रहता है। हम जो मिनट हैंड है उसको रेडियस के बराबर मानते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर।
तो जब मिनट 9 बजा है एग्जैक्ट, तो ये तो आपका आर हैंड होगा, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, मिनट हैंड है। और 9:35 पे जब आप जाओगे तो मिनट हैंड यहाँ चला जाएगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर तब होगा, ठीक है। और ये वैल्यू कुछ ऊपर चला जाएगा आपका आर हैंड, उससे नहीं मतलब है, ये कुछ यहाँ चला जाएगा। तो अगर इसके बीच एंगल आप देखो तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसा ही रहेगा। तो आपको ये पता है ना कि पूरा 360 डिग्री बनाता है, कितने घंटे में, 12 आवर्स में 360। तो अगर हम 1 घंटे में देखें तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, 30। तो कितना होगा, 30 30 30 90 90 यहाँ तक बन जाएगा, फिर 30 30 30 90 यहाँ तक 180 और 30 210। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, अगर आप मिनट हैंड का देखो तो टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 7 × 3 30 यानी कि 210 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 210 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा था, एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो रहा है θ/360 × πr²। तो थीटा का वैल्यू है 210/360 × पाई का वैल्यू 22/7 आप रख सकते हो, आर का वैल्यू है 10 × 10। तो यही जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया होगा जो क्लॉक में बन रहा होगा। कब, जब 9 बजे में मिनट हैंड जहाँ है उसके बाद मिनट हैंड कितना चला, तो वो एरिया आपका कितना आएगा ये, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से हम निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 millimeter. The wire is used for making 5 diameters, which is divided into circle as shown in 10 equal sector. Find the length of silver wire required. देखो एक ब्रूच बन रहा है, कैसा बन रहा है, एक सर्कल है, उसमें आप एक सर्कल में यूज कर रहे हैं और कितना 10 डायमीटर यूज, कितना 5 डायमीटर यूज कर रहे हैं। बात समझे, 5 डायमीटर का हमने यूज किया है एक ब्रूच बनाने के लिए और एक सर्कल का यूज किया है। तो इसका मतलब हम क्या करें, 5 डायमीटर मतलब 5 × डायमीटर, टोटल जो लेंथ पूछ रहा है वायर का लेंथ वो होगा 5 × डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस, ठीक है। ये कितना होगा, लेंथ ऑफ वायर होगा, टोटल लेंथ जो रिक्वायर्ड है वायर का वो इतना होगा 5 × डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस। तो डायमीटर 5, तो 5 × डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर प्लस सरकमफेरेंस कितना होता है पाई × डी, तो पाई × 35 ये होता है सरकमफेरेंस मीटर, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 35 5 प्लस पाई, ये हो जाएगा मिलीमीटर, ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। अब और एरिया ऑफ इस सेक्टर पूछा है, तो देखो यहाँ कितने भाग में बट रहा है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में बट रहा है। तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा 360/10 यानी कि 36 डिग्री। एक सेक्टर का एंगल कितना होगा 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 36/360 × πr²। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 पाई यानी 22/7 आर कितना हो जाएगा 35/2, क्योंकि डायमीटर था ना 35, तो 35/2 का स्क्वायर। तो यहाँ जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ ब्रूच आएगा। समझ में आया, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, लेंथ में डायमीटर का और सरकमफेरेंस दोनों का यूज होगा और एरिया ऑफ सेक्टर में सीधा फॉर्मूला का, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A solid right circular cone of radius r and height is placed over a solid cylinder of same height and radius. The total surface area of shape. अच्छा देखो क्या बोला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है। बोला है आपका कि एक टेंट है, टेंट के नीचे क्या है सिलेंडर है और टेंट के ऊपर क्या है एक कोन है, ठीक है। ऐसा आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, समझ लेना, ऐसा ही फिगर है। दोनों में सेम बेस और सेम हाइट है, ठीक है, बेस भी सेम है हाइट भी सेम है। तो यहाँ हाइट अगर हम h माने कोन का, तो आपका सिलेंडर का भी हाइट कितना h है, दोनों का रेडियस कितना है r है। सरफेस एरिया बोल रहा है। अब देखो कोन का अगर आप सरफेस एरिया क्या बोला है, सॉलिड बोला है ना, अच्छा टेंट नहीं है सॉलिड है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर बोलेगा तो सबसे पहले क्या आएगा कोन का CSA आएगा, फिर कोन का क्या आएगा हाइट, कोन नहीं CSA ऑफ कोन, फिर CSA ऑफ सिलेंडर, उसके बाद एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तभी ना हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का, TSA ऑफ सॉलिड अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, समझ आया। पहले ये CSA, इसका CSA पूरा, तो ये कोन का CSA हो जाएगा, सिलेंडर का CSA ये हो जाएगा, और नीचे जो एरिया बेस का होगा ढकेंगे जो बेस हमारा उसका एरिया, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है πrl होता है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh होता है, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है πr², क्योंकि नीचे सर्कुलर बेस है ना, तो यही होगा।
अब यहाँ पे L जो होगा, L बोलते हैं स्लैंट हाइट को। किसको बोलते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ h है तो ये L जो होगा तिरछा हाइट, यही है स्लैंट हाइट होगा। तो L का वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, बट उससे पहले जो कॉमन है वो निकाल लो। पाई आर कॉमन है तो यहाँ बचेगा L प्लस 2h प्लस आर। तो L का वैल्यू आप क्या रख दोगे? पाई आर। L का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस आर। तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आया? तो ये था टोटल सरफेस एरिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेकोरेटिव ब्लॉक। अच्छा, इसमें बोला है एक डेकोरेटिव ब्लॉक ऐसा है क्यूब के फॉर्म में, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक है। क्यूब का जो एज है वो 5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर 4.2 है, ठीक है। तो देखो, अगर आप इस फिगर में देखो तो इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर आप ब्लॉक देखोगे, क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर है, तो क्यूब का जो 5 फेस है, नीचे वाला, उस साइड वाला, उस साइड, इस साइड और इस साइड वाला, पांचों फेस तो कंप्लीटली विजिबल होगा। तो पांचों फेस के लिए हम क्या करेंगे? अगर टीएसए निकालना होगा तो हम पांचों फेस को तो काउंट करेंगे। तो 5 इंटू एरिया ऑफ इच फेस, इच फेस, एक फेस का एरिया, क्यूब है ना, तो ये तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 इंटू एरिया ऑफ इच फेस, ये तो होगा। उसके अलावा आप टॉप फेस पे देखो, टॉप फेस पे क्या है? टॉप फेस पे अगर आप देखोगे तो अगर इसका हम 2D व्यू देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये स्क्वायर बनेगा और क्या होगा? हेमिस्फेयर रखा हुआ है ना, ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2D व्यू आएगा। तो अगर इसमें आप देखो कि इसके ऊपर क्या है? हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर ऊपर में ऐसे ढका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हमको सिर्फ ये एरिया देखना है, सिर्फ ये एरिया हमको मिलेगा। उसके बाद हेमिस्फेयर का हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे। तो अगर हम इसका टोटल एरिया देखें, एरिया अगर इसका टोटल देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। बात समझ में आया? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या करेंगे? घटा देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में, और उसके बाद फाइनली ये कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाला लेंगे। इसका काम अब हो गया, ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया लेना है। इसका काम, ये इधर का काम हो गया, साइड में का बेस का हम एरिया घटा दिया। अब ऊपर से जो ढक रहा है हेमिस्फेयर उसका एरिया, तो क्या हम बोलेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो एरिया ऑफ इच फेस क्या होगा? स्क्वायर का 5 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर अगेन 5 स्क्वायर है। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना था? 4.2/2, 4.2/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये डायमीटर था ना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4.2, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर यानी कि 4.2/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जो सरफेस एरिया आपका इस केस में आया था ना, वही सेम सरफेस एरिया आपको इस केस में देखने को मिलेगा। फर्क कितना है इस क्वेश्चन में? जो आपका यहाँ पे 4.2 डायमीटर था, यहाँ पे डायमीटर कितना था इस सर्कल का? 4.2 था ना, इसका पूरा जो है साइड के लेंथ के बराबर ही है। मतलब अगर आप इन दोनों में 2D व्यू देखो तो 2D व्यू आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। देखो, ये सर्कल है और जो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है मान लो, और जो सर्कल होगा वो इसी के बराबर हो जाएगा। बात समझे? इसी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा बराबर एकदम, ठीक है। तो अगर बराबर हो जाएगा तो इसका सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो 7/2 ही हो जाएगा। जैसे इसका लेंथ 7 था ना, ये 7 था तो 7/2 हो जाएगा। ये 7 था तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। बात समझ में आया? तो अगर इस केस में देखो तो एक ऊपर आया है, एक डिप्रेशन बनाया है, बट एक बात को ध्यान रखना, दोनों केस में आपका टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, तो उसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। आप ये, आपके लिए क्वेश्चन DIY है, आप खुद से बना के देखना, 1:1 आएगा। क्योंकि अगर आपका ऊपर, जब आप ऊपर करते हो तो भी कर्व सरफेस एरिया आता है जिसको हम बाहर से काउंट करते हैं, और जब आप नीचे डिप्रेशन बनाते हो, नीचे डिप्रेशन यहां बन रहा है, तो भी कर्व सरफेस एरिया आता है। तो दोनों केस में आपका कर्व सरफेस एरिया जो लास्ट में हमने ऐड किया है ना, वो दोनों केस में ऐड होगा। बात समझे? इसलिए दोनों का रेशियो जो आएगा टोटल सरफेस एरिया का, वो 1:1 आएगा। लेकिन एक का वॉल्यूम घट जाएगा। जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम जो है वो क्यूब प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा क्यूब माइनस हेमिस्फेयर का होगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन खुद से कर लेना, होमवर्क है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ n नेचुरल नंबर। अच्छा, फाइंड द मीन ऑफ, अच्छा, फाइंड नहीं करना है मीन, यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द मीन ऑफ n नेचुरल नंबर इज 15, देन फाइंड n।
मीन दिया हुआ है, आपको n निकालना है। मीन किसका दिया हुआ है? n नेचुरल नंबर का। मीन कितना है? 15। आपको n निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब चाहो तो AP के SN वाले फॉर्मूला से लगा के देख सकते हो, जो कि होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ना, आप a के जगह भी क्या रखोगे? 1, d के जगह भी 1 रखोगे। आप रख के देख लेना, आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। अब मीन कितना दे रहा है? 15। तो मीन बराबर क्या होता है? मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम दिया है n इंटू एन प्लस 1/2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, तो n से n कट गया, तो यहां बचा n प्लस 1/2, जो कि किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो इसका मतलब n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 29। तो 29 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, n का वैल्यू भी पूछा था। नेक्स्ट है फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इसमें मीन मीडियन मोड निकालना है। तो देखो, आप मीन कैसे निकाल सकते हो? अगर आप यहाँ क्लासेस देखो तो क्लास इंटरवल है और दूसरा फ्रीक्वेंसी है। कितना है? 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60। या चलो इसी में कर दूं मैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क यानी कि x कैसे निकलता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 20 प्लस 0/2 यानी 10, 40 प्लस 30। क्लास साइज जैसे 20 है तो 20 हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 20 ना 10 और ये 120, 130। ठीक है, तो ये x हो जाएगा। अब आप क्या यहाँ निकाल सकते हो? यहाँ d निकाल सकते हो। d बराबर होता है xi माइनस a। a क्या है हमारा? एज्यूम्ड मीन। तो a बराबर एज्यूम्ड मीन हम क्या करते हैं? किसी भी वैल्यू को मान लेते हैं, जैसे 70 को। a बराबर हम 70 मान लिए, तो di यानी कि xi माइनस a। तो xi माइनस a हम 70 को माने हैं ना, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 70 यानी कि माइनस 60। ये हो जाएगा 30 माइनस 70 यानी माइनस 40, 50 माइनस 70 माइनस 20, 0, 20, 40, 60। ये क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, डी हो गया। इसके बाद आप यू भी निकाल दो। ये होता है डी बाई एच जो है क्लास साइज होता है। तो क्लास साइज का मतलब है हमारा, h का मतलब 20, तो ये होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें निकालना है FI यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। किससे मल्टीप्लाई कर दो? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? 6 है ना, तो -18, -16, -10, 12 इंटू 0, 0, 6, 10 और 9। ये आ गया FI। तो FI का जो समेसन होगा, समेसन FI क्या आएगा? यहाँ पे 9 हो गया ना। ये समेसन FI क्या आएगा? 18, 24 में 10 गया 14। ये कितना है? 16, 10, 26 है। 26, 10, 36, 6, 44, -44 है और इधर 25 है। तो कितना हो जाएगा? -44, 25। ठीक है, तो 19 होगा समेसन FI। कितना आएगा? -19। तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन बराबर होता है, अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो a प्लस समेसन FI बाय समेसन FI इंटू एच, ये होता है। तो a का वैल्यू है 70। समेसन FI कितना आया था? -19। आप करके देख लेना। समेसन FI कितना है? सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? अगर आप देखो 5, 3, 8, 6, 14, 12, 26, 10, 36, 4, 40, 2, 62, 50 है। 50 है। h का वैल्यू कितना है? 20। ठीक है, तो आप यहाँ अगर काटोगे तो कितना होगा? 70 माइनस 38/5। तो यही क्या हो जाएगा आपका? मीन। बात समझ में आया? ये मीन हो जाएगा। अब अगर आप इसमें मोड और मीडियन निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना होगा। देखो, ये आपका मीन आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है? मोड। अगर मोड निकालना है तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास डिसाइड करना होगा। मॉडल क्लास किस क्लास को बोलते हैं? जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 12 वाले का है, तो 60 to 80 क्या हो जाएगा आपका? मॉडल क्लास। मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 60 to 80। 60 to 80। तो अब आपको फॉर्मूला पता है ना मॉड का क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये होता है। अब L हो गया लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो 60। f1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है 12 है, तो f1 यहाँ पे 12 है। f0 क्या है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, 10 है। f2 कितना है सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी कितना है 6 है, 6 है। और h यानी क्लास साइज 20 था, ठीक है। तो f1 का वैल्यू रखो 12 माइनस 10 बाय 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20, यही होगा आपका। अब यहाँ वैल्यू सॉल्व कर लेना, आपका ये क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा, बात समझे, ये मोड आ जाएगा, बात समझ में आया। इसी तरह अगर आपको मीडियन निकालना है तो उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा सबसे पहले। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, आपने पहले वो नोट कर लिया होगा। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 6, आगे वाला फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ, 14, 24, 36, 42, 47 और 50, ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए आप, तो समेसन fi जो होता है उसको हम n कहते हैं, जो कि 50 के बराबर है, ठीक है, 50 के बराबर है। तो 50 आपका इवन है कि ऑड है, 50 एक्चुअली में क्या है इवन है। तो इवन जब रहता है तो हमारा यहाँ पे अब इवन है, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम n/2 वैल्यू देखेंगे, तो n/2 वैल्यू कहाँ आ रहा है, n/2 अगर आप चेक करो तो 25 कहाँ आएगा, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 25 आएगा, 24 तक तो खत्म हो गया, 25 जो आएगा 36 के अंदर आएगा। तो इसका मतलब हमारा मीडियन क्लास भी 60 to 80 होगा। मीडियन क्लास क्या होगा 60 to 80, मॉडल क्लास था ये, अब मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास ये भी 60 to 80 होगा, 60 to 80, बात समझे। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF0 बाय F इंटू H, ये होता है मीडियन क्लास का फॉर्मूला। तो L अब क्या है, L आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 जैसे n50 हमारा था तो n/2 कितना हो गया 25, और CF0 का मतलब है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो ये मीडियन क्लास है, उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है, बात समझ में आया। तो 24 होगा CF0 बाय फ्रीक्वेंसी कितना है उस क्लास का, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का देखना है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है, 12 इंटू एच का मतलब 20, ठीक है ये। तो यहाँ कितना होगा सॉल्व करके 60, 25 में से 24 गया 1, 20/12, तो यही क्या होगा मीडियन, बात समझ में आया। ये किसका वैल्यू होगा मीडियन, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं मीडियन और मोड फॉर्मूला से। नेक्स्ट है, अब देखो अब ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया, लास्ट है, वो लग रहा है आपका पहुंच गया है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सब खत्म होने वाले हैं। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। एक डाई फेंका गया, तो अगर हम डाई फेंकते हैं तो क्या मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही सैंपल स्पेस आते हैं। तो NS बराबर क्या हो जाएगा 6, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होते हैं। अब फर्स्ट बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो इवन को क्या मानेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल के लिए इवेंट क्या होना चाहिए, तो इवन जो होगा वो 3 का मल्टीपल क्या है 3 और 6 है, 3 और 6, तो n इवन क्या हो जाएगा 2, n इवन क्या हो जाएगा 2। तो p इवन क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा 2/6। NE/NS होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, NE1/NS यानी कि 2/6, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3, बात समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है नंबर 3 और 4, तो 3 और 4 यानी E2 जो होगा वो हमारा क्या होगा 3 और 4, तो NE2 क्या हो जाएगा NE2 भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब PE2 भी जो आएगा वो 2/6 आएगा, यानी कि 1/3 आएगा, समझे। ये सेकंड था। और थर्ड आप करो, थर्ड क्या है नंबर लेस देन 5, नंबर जो लेस देन 5 है वो कौन सा है 1, 2, 3, 4 है। तो NE3 क्या हो जाएगा, NE3 देखो तो 4 नंबर है ना 4, तो PE3 क्या हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, तो 2/3 इसका आंसर हो गया 2/3। समझ आया, तीनों बता दिया हमने। आप इसको प्रॉपरली लिख के करोगे, E3 लिखोगे E3 इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, E2 लिखोगे गेटिंग अ नंबर 3 और 4, उसी तरह E1 लिखोगे गेटिंग अ नंबर 3 मल्टीपल ऑफ 3, बात समझ में आया, ऐसे करना है। नेक्स्ट है बैक बॉक्स कंटेंट 12 balls out of which X are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? If 6 more black balls are put in the box, what is the probability of drawing a black ball is now double of what is before? अच्छा ऐसे बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉक्स में 12 बॉल थे जिसमें X ब्लैक थे, टोटल 12 बॉल थे जिसमें X प्लस समथिंग होंगे, मतलब ठीक है X ब्लैक थे। तो
ठीक है। और अगर हमको एक बॉल ड्रॉ किया गया तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगा, तो देखो क्या बोला है, वन बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। अच्छा ठीक है, तो देखो बॉक्स में टोटल कितने बॉल थे, 12 बॉल थे ना। तो अगर हम बॉक्स का बॉल देखें तो NS बराबर कितना था पहले 12, और NB बराबर कितना था ब्लैक बॉल का संख्या X, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा x/12। बात समझ में आया, x/12 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। उसके बाद बोल रहा है 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। बॉक्स में क्या किए, 6 मोर बॉल डाल दिए, तो ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे, ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे अब बाद में x + 6, और टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 12 + 6। बात समझ में आया। तो अब जो सेकंड केस का प्रोबेबिलिटी, इफ 6 मोर ब्लैक आर पुट इन द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल। अब जो यहां प्रोबेबिलिटी आया, पहले जो प्रोबेबिलिटी था x/12 था, अब जो प्रोबेबिलिटी आएगा, मतलब अगर हम इसको P1 कहें तो जो P2 आएगा वो P2 कितना आएगा, वो आएगा x + 6/18, 12 + 6 18। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, P1 जो है 2P1 = P2 है। बाद वाला प्रोबेबिलिटी डबल ना हो गया, ठीक है, तो ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नॉट डबल, अब डबल हो गया, तो P2 बड़ा है तो 2 × P1 में करेंगे, तो 2P1 का मतलब हो गया 2x/12 = x + 6/18। ठीक है, तो यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू तो पूछा है, ठीक है, सॉल्व करो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो 6x = x + 6 हो जाएगा, तो 5x = 6 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या। About 12 balls out of which X are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? ठीक है, if 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double what it was before. Find X, यही तो पूछा है। तो ये तो x + 6 हो गया, ये 12 + 6 हो गया टोटल, ठीक है, टोटल 18 बॉल हो गया, तो ये x + 6/18। तो डबल किसका प्रोबेबिलिटी था, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल। ठीक है, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी डबल हो गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू डबल हो गया P2 का, तो x/12 यानी 2x/12 बराबर x + 6/18। ठीक तो है, तो क्या गड़बड़ हो रहा है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने सही नहीं किया था। हाँ देखो, अगर आप यहाँ देखो तो कटा, तो यहाँ क्या आया 2x, 2 से 2 भी कटा ना, तो x बराबर हो गया x + 6/3, ये हुआ एक्चुअली में, तो 3x बराबर हुआ x + 6, तो यहाँ पे 3x में से x गया यानी 2x बराबर हुआ 6, तो x बराबर क्या आया 3, x बराबर क्या आया 3। ठीक है, वहाँ हमने इस 2 को नहीं देखा था, इस 2 को भी काटना था, तो x बराबर क्या आया 3, तो x का ही वैल्यू पूछा था ना, तो ये कितना आया 3। बात समझ में आया, तो ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 200 बल्ब्स इन अ बॉक्स 12 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। देखो टोटल बल्ब कितने हैं, 200 बल्ब है, ठीक है, जिसमें से 12 क्या है डिफेक्टिव है, तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे 188 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। तो बोला है प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, आपको P नॉन डिफेक्टिव बताना है, नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 188/200। बात समझे, ऐसे निकल जाएगा। नहीं तो आप P डिफेक्टिव निकाल सकते हो, P डिफेक्टिव जो आएगा वो आएगा 12/200, और तो P नॉन डिफेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव, ये जो हो जाएगा 1 - P डिफेक्टिव, ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो 1 - 12/100, तो कितना आ जाएगा 12/200, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 188/200 ही आएगा। बात समझ में आया, तो दोनों मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है शायद, हाँ देखो, इन द मंथ ऑफ में, देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। मई के महीने में वेदर ब्रॉडकास्ट का डिपार्टमेंट ने बताया कि आपका जून के महीने का कैसा मौसम वगैरह होगा। ठीक है, तो अब आपका गिवन टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है कि जब सनी डेज होगा, सनी डेज का मतलब धूप निकलने वाला दिन, तो सनी डेज के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्लाउडी के लिए x है, पार्शियली क्लाउडी के लिए 1/5 है प्रोबेबिलिटी, और रेनी के लिए y है, ये सब प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में द नंबर ऑफ सनी डेज इन जून, तो आपको पता है सनी डेज का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो सनी डेज कितने होंगे जून में, तो आपको ये पता है ना। अगर हम पहला देखें, अगर हम मान लें नंबर ऑफ सनी डेज बराबर हम मान लें x,
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सनी डेज का x/30, क्योंकि टोटल जो आपका सनी डेज है वो बटे टोटल डेज, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी। टोटल डेज आपको पता है ना जून में कितना होता है, 30 डेज होता है, टोटल 30 डेज होता है ना जून में। तो सनी डेज अगर हम x माने हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा x/30, जो कि किसके बराबर है 1/2 के। तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 15 डेज। तो पहला का आंसर क्या आया 15 डेज। बात समझ में आया, कितने सनी डेज होंगे 15 डेज होंगे। सेकंड है इफ द नंबर ऑफ क्लाउडी डेज इन जून इज 5, क्लाउडी डेज जो है जून में वो 5 है, तो x बराबर क्या होगा, x क्या है क्लाउडी डेज का प्रोबेबिलिटी है, तो क्लाउडी डेज 5 है टोटल और टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। समझ गया, सेकंड भी खत्म, फर्स्ट भी खत्म। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे इज नॉट रेनी। अच्छा, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी उस दिन का जो नॉट रेनी हो। तो पहली बात अगर आप यहां देखो तो यहां आपको पता चल गया सनी डेज का था 15, सनी डेज कितने थे 15, क्लाउडी डेज कितने थे 5, ठीक है, तभी ना उसका प्रोबेबिलिटी आया था 1/6, ठीक है। उसके बाद पार्शियली क्लाउडी डेज जो थे वो कितने हैं 1/5 है, पार्शियली क्लाउडी कितने हैं 1/5 है, पार्शियली क्लाउडी जो है 1/5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पार्शियली क्लाउडी 1/5 देख रहे हो तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर हम पार्शियली क्लाउडी को मानते हैं कुछ हम y डेज, तो y/30 बराबर कितना है 1/5 है, तो इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 30/5 यानी 6 डेज। तो हमारा 6 डेज आ जाएगा पार्शियली क्लाउडी डेज का नंबर, ठीक है, कितना आ जाएगा 6। अब अगर थर्ड में देखो द प्रोबेबिलिटी दैट द डे इज नॉट रेनी, थर्ड में पूछ क्या रहा है कि डे जो है नॉट रेनी होना चाहिए। नॉट रेनी का मतलब वहां पे बारिश नहीं होना चाहिए, तो बारिश यहाँ पे नहीं होगा, इन तीनों जगह तो हो सकता, मतलब यहाँ पे होगा बट इन तीनों जगह नहीं होगा, यही ना कहा गया है। तो अगर आप देखो 6 आपका हो गया पार्शियली क्लाउडी डेज, 15 आपका था कौन सा डेज, आपका क्या था 15 सनी डेज, और क्लाउडी डेज 6 थे, तो 6 + 6 12 और 15 कितना हो गया 27, तो 3 डेज ही तो होंगे जो आपका रेनी होंगे। कितने डेज होंगे 3 डेज जो होंगे वो रेनी होंगे। या फिर आप सीधा नॉट रेनी का बात करो, नॉट रेनी, अगर नॉट रेनी का बात करेंगे तो नॉट रेनी में सारा डेज हो जाएगा जो हमारा था, जैसे सनी 15 सनी डेज हो गया, फिर क्लाउडी डेज कितना हो गया 5 और पार्शियली क्लाउडी कितने हो गए 6, यही ना, डिवाइड बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा 26/30, यही ना होगा। तो 26/30 कितना हो जाएगा 13/15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/15, मतलब ऑप्शन ए। समझ आ गया, समझ गए बात को, ठीक है। तो जो थर्ड का प्रोबेबिलिटी कैसे निकला नॉट रेनी के लिए, अगर आप देखोगे तो नॉट रेनी का कैसे निकला, देखो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ, नॉट रेनी कैसे आया, अगर नॉट रेनी बराबर लिखेंगे तो कौन कौन सा डेज, सनी था आपका 15, क्लाउडी था 6 और पार्शियली क्लाउडी भी था 6/30, एक मिनट, हाँ 15, अच्छा ये 5 होगा ना, सेकंड ये 5 होगा, ठीक है, 5 + 6 यही था नॉट रेनी, तो 15 5 20 26/30, तो 26/30 कितना होता है 13/15, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कितना होता है 13/15, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा नॉट रेनी का प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे जो मैथ्स में PYQ में भी पूछे गए हैं, साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो बस आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और आप अपना पढ़ाई अभी छोड़ो मत, क्योंकि आपका मैथ्स का एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला है क्लास 10th का, ठीक है। तो जितना आप नोट्स को पढ़ो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करो सॉल्व अपने से, ठीक है। बाकी इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मतलब 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, PYQ भी अलग अलग मिल जाएंगे, और हमने साथ में सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके भी कर दिया, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।